नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीटेट का प्रीवियस ईयर आपको हर सब्जेक्ट से करवा रहे हैं, जिसकी टाइमिंग है शाम में 8:30 बजे, ठीक है। और अभी हम लोगों ने सीटेट का रिवीजन स्टार्ट किया है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट से डेली 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। आप लोग रिवीजन कीजिए और बताइए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप लोग को ये कोशिश करनी है कि सभी प्रश्नों के आंसर आप पहले खुद से दें, उसके बाद जो हम बताएंगे उसको देखना है और मैच करना है कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह विद्यालय में ही होता है, यह अनौपचारिक और स्वाभाविक होता है, इसमें नियमों को याद किया जाता है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यह अनौपचारिक और स्वाभाविक होता है, ठीक। अब देखिए इसकी व्याख्या। हर प्रश्न के नीचे हमने थोड़ी थोड़ी सी व्याख्या दे रखी है, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इससे संबंधित जिस भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम। भाषा अर्जन बच्चे अपने परिवेश से स्वाभाविक और अनौपचारिक रूप से बिना किसी नियम को रटे सीखते हैं। ये चीज आप लोग को याद रखनी है कि रटना नहीं है, ठीक है। जहां भी रटना शब्द आ जाए आपको उस ऑप्शन को गलत ही करना है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड जैसे ही आपका एग्जाम आएगा हम कंप्लीट करवाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्याकरण के नियम याद करवाना, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और अपनी बात सहजता से कहना, कठिन शब्दों का सही उच्चारण करवाना, केवल सुंदर लिखावट पर बल देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और अपनी बात सहजता से कहना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि बच्चा अपने विचारों को सहज रूप से अभिव्यक्त कर सके और दूसरों की बात समझ सके। अगला प्रश्न। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी फिर खालिस्तान का अभिन्न अंग है। अब देखिए क्या है? सभ्यता संस्कृति, संस्कृति चुनौती, समस्या पहचान, कठिनाई सभ्यता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है सभ्यता और संस्कृति। भारत जैसे देश में बहुभाषिकता हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है और कक्षा में यह एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, ठीक। अगला प्रश्न। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तीव्र गति से पढ़ना, शब्दों का सही उच्चारण, अर्थ ग्रहण करना, अक्षर पहचान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न। देखिए इसकी व्याख्या क्या है? पढ़ना केवल अक्षरों को बोलना नहीं है, बल्कि लिखे हुए पाठ का अर्थ समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं है कि जो लिखी लिखाई चीज को हम पढ़ देते हैं और हो गया पढ़ना। उसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें उन चीजों को समझना भी आना चाहिए, उसी को हम पढ़ना कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, गृह कार्य, मौखिक परीक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो। क्या है? ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न। देखिए इसकी व्याख्या क्या है? पोर्टफोलियो में बच्चे के समय के साथ हुए भाषाई विकास का क्रमिक रिकॉर्ड होता है, जो आकलन का सबसे प्रामाणिक साधन है। अगला प्रश्न। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन, बच्चा जितना अधिक समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा, जितना अधिक उसे घुलेगा मिलेगा, उतनी ही जल्दी वो चीजों को समझेगा, ठीक। अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य का प्रयोग करने का क्या लाभ है? यह बहुत सस्ता होता है, यह बच्चों को रंगीन चित्र दिखाता है, यह भाषा की रंगत पेश करने का अवसर देता है, यह शिक्षकों का काम आसान करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह भाषा की रंगत पेश करने का अवसर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न।
प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सुनने और बोलने के कौशल का विकास करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम उपयोगी है? कहानी सुनकर उसे अपने शब्दों में कहना, किसी घटना का वर्णन करना, कविता का सस्वर वाचन करना, कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना। ठीक है, तो सबसे कम उपयोगी पूछा है, तो सबसे कम उपयोगी कौन सा है? कहानी का ज्यों का त्यों दोहराना। क्या? कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, ये सबसे कम उपयोगी है, याद रखिएगा। ज्यों का त्यों दोहराना रटने को बढ़ावा देता है, जिससे बच्चे की अपनी मौलिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर से प्रश्न आया, पोर्टफोलियो क्या है? एक बार ऊपर आ चुका है पोर्टफोलियो, अब फिर से आया है। गृह कार्य की एक संग्रह पुस्तिका, बच्चों की प्रगति का क्रमिक लेखा जोखा, केवल परीक्षाओं का रिपोर्ट कार्ड, शिक्षक द्वारा बनाई गई डायरी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, बच्चों की प्रगति का क्रमिक लेखा जोखा। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखिए भाषा के कितने कौशल हैं? 4 है। ये आपको याद रखना है कि भाषा के 4 कौशल हैं। ठीक है, और ये चारों एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये भी याद रखना है। भाषा कौशल एक क्रम से ही सीखे जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। लिखना केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, भाषा के चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा कौन सी होनी चाहिए? अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, कोई भी विदेशी भाषा। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो पहली भाषा होती है वह हमारी क्षेत्रीय या मातृभाषा होती है। ठीक है, और जब हम विद्यालय जाते हैं तब हम वहाँ की भाषा सीखते हैं, लेकिन जब हम घर पे होते हैं या किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो सबसे पहले अपनी क्षेत्रीय भाषा या फिर मातृभाषा ही सीखता है। ठीक है, ये चीज आप लोग को याद रखनी है। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही होगा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ठीक, अगला प्रश्न, चौमास्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात, अर्जित, अनुकरण द्वारा या काल्पनिक? तो चौमास्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, नोएम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की क्या चुनौती है? उपर्युक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, बच्चों में योग्यता संबंधी भिन्नता होना, बच्चों की रुचि में भिन्नता होना, अध्ययन सामग्री की कमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। देखिए अलग अलग पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के लिए एक जैसा उपर्युक्त और समृद्ध भाषा परिवेश बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर अक्षर बनाना, अपने विचारों को अभिव्यक्ति देना, वर्तनी की शुद्धता या श्रुतलेख? तो इसका सही आंसर है अपने विचारों को अभिव्यक्ति करना। ठीक है, क्या है? अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। लेखन का वास्तविक अर्थ है अपने स्वयं के मौलिक विचारों को शब्दों में ढालना। इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को पास या फेल घोषित करना, बच्चों की कमियों की पहचान कर उनमें सुधार करना, केवल परीक्षा का डर दूर करना, शिक्षकों के कार्य की जांच करना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, बच्चों की कमियों की पहचान कर उनमें सुधार करना। देखिए सीसीई का उद्देश्य बच्चे के सीखने की प्रक्रिया का लगातार अवलोकन करना और जहां कमी हो वहां सुधारात्मक शिक्षण प्रदान करना है। ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बच्चों को अंक देने के लिए, सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए, अगली कक्षा में भेजने के लिए, बच्चों की बुद्धिमत्ता मापने के लिए। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किसमें करना है? ऑप्शन बी, सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए। याद रखिएगा किसमें? सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? खेल के मैदान में, निदान के बाद कठिनाई दूर करने में,
वार्षिक परीक्षा के से पहले, सत्र के प्रारंभ में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निदान के बाद कठिनाई दूर करने में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या तात्पर्य है? कक्षा में रंगीन तस्वीरें लगाना, दीवारों पर सूक्तियां लिखना, बच्चों को लिखित भाषा के विविध अवसर उपलब्ध कराना, जैसे पोस्टर, बाल साहित्य, चार्ट। ऑप्शन डी, सुंदर अक्षरों में चार्ट बनाना। तो इसका सही आंसर है बच्चों को लिखित भाषा के विविध अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न, बच्चा अपनी मातृभाषा में सबसे पहले कहाँ सीखता है? विद्यालय में, समाज में, परिवार में, पुस्तकों में। आपको पता होना चाहिए मातृभाषा कहाँ बोलनी है। हमेशा और हमेशा बच्चा परिवार से ही सीखता है। ठीक है, क्या है? परिवार से। अगला प्रश्न, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्र गति से पढ़ना, अर्थ को गहराई से समझना, उच्च स्वर में पढ़ना, समय की बचत करना। तो इसका क्या है? अर्थ को गहराई से समझना। क्या है? मौन वाचन मतलब अर्थ को गहराई से समझना। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम उसको मन में पढ़ रहे होते हैं तो हम उसको अंदर काफी गहराई तक सोचते हैं। ठीक है, इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। सस्वर वाचन का मुख्य लाभ क्या है? इससे उच्चारण में सुधार होता है और झिझक दूर होती है। इससे समय बचता है। यह केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही बेकार है। इससे बच्चे शांत रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इससे उच्चारण में सुधार होता है और झिझक दूर होती है। सस्वर वाचन क्या होता है? बोल बोल कर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब हम बोल बोल कर पढ़ेंगे तो अगर हम कुछ चीजें गलत भी पढ़ते हैं तो सामने हमारे जो सर होते हैं वो हमको टोकते हैं कि यहाँ पर सही करना है। ठीक है, तो इसमें सुधार होता है और हम दूसरों के सामने अपनी बात रख पाते हैं, कह पाते हैं। तो धीरे धीरे अगर वो चीज हम करने लगते हैं तो हमारे क्या होता है कि हमारी झिझक दूर होती है। ठीक, अगला प्रश्न, भाषा सीखने में त्रुटियां हैं, एक समस्या, सीखने की प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा है, शिक्षक की असफलता है, तुरंत दंडित करने योग्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा है। ठीक है, अब जो अगली क्लास देंगे उसमें हम आपको नीचे आंसर लिखकर नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर लिखकर देने से जब पहले ही आंसर दिख रहा है तो आप लोग क्या ही सोचेंगे प्रश्न के बारे में। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण का ज्ञान देना, रसानुभूति और आनंद की प्राप्ति, कठिन शब्दों का अर्थ बताना, केवल याद करना। ठीक है, तो कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रसानुभूत और आनंद की प्राप्ति। क्या है? रसानुभूत और आनंद की प्राप्ति। ठीक, अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त मानी जाती है? निगमन विधि, आगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, सूत्र विधि। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आगमन विधि। अब देखिए आगमन विधि होती क्या है। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियम बनाए जाते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए सबसे सरल तरीका है। ठीक, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्तर या फिर ये सभी? देखिए स्वास्थ्य भी है, बुद्धि भी है, सामाजिक आर्थिक स्तर भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, अब ये जो 25 प्रश्न थे ये थे हमारे पेडागोजी से। अब जो 25 प्रश्न होंगे वो होंगे हमारे हिंदी ग्रामर से। ठीक है, व्याकरण से। हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, संज्ञा डिटेल में भी पढ़ाया है और संज्ञा की हमने प्रैक्टिस भी करवाई है और संज्ञा की हमने ट्रिक वीडियो भी दी है। तो ये सारी चीजें हम संज्ञा में दे चुके हैं, तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? तो हिमालय में कौन सी है? व्यक्तिवाचक। कौन सी है? व्यक्तिवाचक। ठीक, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक? तो मिठास क्या है? मिठास में क्या है? किसी चीज को खाएंगे तब ना पता चलेगा हमको कि मीठा है कि कैसा है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। वह स्वतः ही चला गया, इस वाक्य में स्वतः कौन सा सर्वनाम है? अब स्वतः कौन सा हो जाएगा? अपने आप के लिए कह रहा है, तो जब कोई चीज अपने आप के लिए कही जाती है तो वहां हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। जहां खुद, आप या स्वतः शब्द अपने स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक,
अगला प्रश्न, ईमानदार लड़का में ईमानदार शब्द क्या है? ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण, क्रिया। अब ये क्या है? ये है हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ईमानदार लड़का। अब ईमानदार क्या? ईमानदार उसकी विशेषता है। लड़का ईमानदार भी हो सकता है, लड़का बेईमान भी हो सकता है, लड़का चोर भी हो सकता है, लड़का अधिकारी भी हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जहां पर किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं, वहां पर हमारा विशेषण होता है। तो ये क्या हो गया? एक गुण है उसका। क्या गुण है? कि वो ईमानदार है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? राम सोता है, पक्षी उड़ते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है, बच्चा रोता है। तो राम सोता है। अब देखिए, सोना में कर्म तो है नहीं कहीं। ठीक है, पक्षी उड़ते हैं, कर्म नहीं है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, कर्म आ गया। तो जहां कर्म आ गया वहां पर हमारी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। ठीक है, बच्चा रोता में है तो कुछ कर्म है नहीं। ठीक, विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? क्या है? विद्यालय का विद्याधन आलय। सबको पता है विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधन आलय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सज्जन शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, अब सज्जन में क्या है? व्यंजन संधि है। क्या होता है? सज्जन को जब हम तोड़ेंगे तो ये जो टूटेगा सत धन जन में। ठीक है, इधर भी व्यंजन, इधर भी व्यंजन। जब दोनों व्यंजन का मेल होता है तो वहां पर क्या होती है? हमारी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, देखिए यही यहाँ पे लिखा गया है, सत धन जन, सज्जन। जहां ता का परिवर्तन जा में हुआ है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। ठीक, दशानन में कौन सा समास है? अब देखिए, दशानन, दशानन में क्या होगा? सबको पता है बहुब्री समास है। अब बहुब्री समास कैसे? दशानन, दशानन मतलब 10 आनन। ठीक है, आनन मतलब मुख। 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। किसी एक विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा बहुब्री समास। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय है, अव्ययी भाव, द्विगु समास। तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। कौन सा तत्पुरुष है? षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, राजा का पुत्र। यहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। आ जन्म में कौन सा समास है? आ आया, आ क्या है? आ है हमारा उपसर्ग। जहां भी उपसर्ग होता है वहां क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ये चीज याद रखिएगा। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्ष में उपसर्ग बताना है। तो प्रत्यक्ष में क्या है? प्रति उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्यक्ष में क्या है? प्रति उपसर्ग है। बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, प्रत्यय कौन सा होगा? पन। कौन सा होगा? पन। बच्चा धन पन, बचपन, इसमें पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, देखिए पावक भी है, अनल भी है। ठीक है, और वही भी है, क्या नहीं है? अनिल। अनिल मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब होता है हवा। ठीक है, अनिल का मतलब होता है हवा। ठीक, अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमृत, अमृत का क्या हो जाएगा? विष। सबको पता है अमृत का विलोम विष। ठीक है, और ये सुधा, सोम, पीयूष, ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु, सर्वजयी, निर्भय या अल्पक। तो जिसका कोई शत्रु नहीं है उसे कहते हैं अजात शत्रु। इस चीज को याद रखिएगा, उसे कहते हैं अजात शत्रु। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, अब शुद्ध वर्तनी किसमें है? उज्जवल। उज्जवल में दोनों जा आधी बनती हैं, ये चीज को याद रखिएगा। उज्जवल में दोनों ही जा आधी बनती हैं। ठीक है, उज्जवल में दोनों जा हमेशा और हमेशा आधी ही बनती हैं, इस चीज को याद रखिएगा। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ बताना है। आंखों में कचरा डालना, धोखा देना। क्या है? धोखा देना। ठीक है, सबसे सही आंसर क्या है इसका? धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब किसी को भी हम धोखा दे रहे होते हैं, तो उसका मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? काम ना आने पर बहाना बनाना। ठीक है, सबसे सही अर्थ यही है कि काम ना आने पर बहाना बनाना। ठीक, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जलज, जलद, जलधर या नीरद। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जलज। कौन सा है? ऑप्शन है जलज। ठीक, उत्थान का सही विलोम शब्द क्या है? उत्थान का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पतन। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन। ठीक,
पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, अब इसमें कौन सा होगा जब कोई चीज किसी से अलग हो रही होती है हमेशा के लिए। जैसे अगर पेड़ पर पत्ता लगा है और पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि दोबारा से फिर से हम उस पेड़ पर वही पत्ता लगा सकते हैं। तो अगर कोई चीज किसी से हमेशा के लिए अलग हो रही होती तो वहां पर हमारा अपादान कारक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अपादान कारक होगा। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन का क्या है? पोधन अन। क्या है? पोधन अन। और पवन में कौन सी संधि है? अयादि संधि है, याद रखिएगा। ठीक है, पवन में कौन सी संधि है? अयादि। और संधियां भी हमने आपको डिटेल वीडियो भी कराई है, ट्रिक से भी कराई है। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पानी, दूध, हवा, दही। अब देखिए, पानी पिया जाता है तो ये तो पुल्लिंग हो गया। ठीक है, दूध पिया जाता है, दही खाया जाता है, लेकिन हवा क्या है? हवा हमारी चलती है। हम ये नहीं कहते हैं कि हवा चलता है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने का सबसे सही तरीका ये है कि आप खुद से वाक्य बनाकर देखिए, आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। हवा हमेशा चलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हवा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। क्या है? सर्वज्ञ। तो इस प्रकार हमारे ये जो सीटेट के 50 क्वेश्चन हम लेकर आए थे। ठीक है, और इनका जो हमने रिवीजन करवाया है, तो आप लोग डेली हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 50 प्रश्न करवाएंगे। और हम शाम में 8:30 बजे हम सीटेट का PYQ तो करवा ही रहे हैं। अब क्या करवाना है? अब हमने रिवीजन और स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप लोग की जिससे तैयारी और अच्छी हो सके, क्योंकि 6 सितंबर को आपका एग्जाम लगा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।